उस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे और तालाब से सूतक स्नान करके आने के बाद हवेली के सदस्य भाई बांधव बरामदे में ही इकट्ठे थे, जिस वक्त गांव से कुछ लोग ठाकुर के सामने बतौर फरियादी उपस्थित हुए। लोगों को चाय बांट रहे नौकरों के हाथ क्षण भर के लिए थम गए और वे आश्चर्यचकित होकर उन लोगों को घूरने लगे जो 13 दिन के सूतक काल के दौरान फरियाद के साथ हवेली के परकोटे के भीतर आने की सख्त मनाही होने के बावजूद चले आए थे। संभवतः परिस्थिति गंभीर थी, इसलिए उन्होंने हिदायत को ताक पर रखने की हिमाकत की थी। ठाकुर ने इस बात को भांप लिया और चाय की एक चुस्की लेने के बाद लोगों की अपेक्षा के विपरीत नर्म स्वर में बोले, क्या बात है ठाकुर साहब, गजब हो गया। आज वो हो गया जो हम लोगों ने बस किस्सों और कहावतों में सुना था। लोगों के साथ साथ बरामदे में मौजूद साकेत के भी कान खड़े हो गए जबकि जगह प्रताप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हाँ तो बताओ न कि क्या हुआ। सीधा जवाब न पाकर ठाकुर का लहजा कड़ा हो गया। रामचंद्रवा ने कल रात डायन देख लिया। डायन देख लिया। बरामदे में कई होठों से एक साथ सिसकारियां निकलीं। हाँ ठाकुर साहब, आदमी ने कांपते हुए कहा। आवाज गई उसकी। पत्ता जैसन कांप रहा है। डर से आंख भी नहीं खोल रहा है। पता नहीं काका बके जा रहा है। कुछ लिखन की कोशिश कर रहा है तो उंगलियां टेढ़ी हो जा रही हैं। गांव वालों की बातों का बाकी लोगों पर तो असर हुआ ही, सबसे ज्यादा असर साकेत पर हुआ। डायन का किस्सा निराधार नहीं था, इस कल्पना मात्र से ही वह रोमांचित हो उठा। लेकिन कल रात वह मंदिरों के खंडहर की ओर गया ही क्यों था? उसने हद से ज्यादा सहमे हुए उन फरियादियों को लक्ष्य करके पूछा। पता था न उसे कि कल पूर्णमासी थी और ये रात डायन के नहाने की, उसके पूजा करने की होती है। उपर्युक्त सवाल के दौरान साकेत का रुख जगह प्रताप की ओर नहीं था, अन्यथा वह उसके चेहरे पर घबराहट स्पष्ट देख पाता। कल रात वो घर लौटा ही नहीं था। उसके घरवाले बताए कि जंगल में लिट्टी चोखा का प्रोग्राम था, इसलिए वहीं पर था। जवाब सुनकर जगह प्रताप ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसे फरियादियों पर बरसने का मौका भी मिल गया। मती मारी गई थी ससुर लोगों की, जो कड़कड़ाती सर्दी में जंगल में लिट्टी चोखा बना रहे थे। अब जब $प्रतिशत में बम्बू घुस गया तो तुम लोग हमारी खोपड़ी खाने आ गए। ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप उनसे? साकेत जगह प्रताप पर तमतमाया। उसकी गाली बकने की आदत से वह बुरी तरह चिढ़ता था। उन पर मुसीबत आई है और आप उन्हें डांट रहे हैं। हाँ तो मुसीबत आई है तो किसी ओझा सोखा को पकड़ें। हम क्या कर सकते हैं इसमें? वैसे भी डायन तो एक बहाना है, चढ़ा लिए होगा ससुरे ने 4 बोतल इसलिए पगला गया। हम कुछ नहीं कर सकते। साकेत ने हैरतजदा होकर ठाकुर साहब की ओर देखा, मानो जगह प्रताप की बात पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हो। क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाबूजी? तुम ही बताओ, ई दशा में हम क्या कर सकते हैं? ठाकुर ने साकेत की ओर विवश भाव से देखा। माई को मुखाग्नि देकर बैठे हैं हम। अब गांव भर घूमकर उनकी मुक्ति बिगाड़ें। कुछ तो करो ठाकुर साहब। ठाकुर को हाथ खड़ा करते देख फरियादियों के सत्र का बांध टूटने लगा। नहीं तो रामचंद्रवा मर जाएगा। कुछ नहीं होगा उसे, जगह प्रताप ने कहा। कोई डायन नहीं देखा है उसने, जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस फेर में मत रहो कि 15 दिन के अंदर वो मर जाएगा। साकेत एक बार फिर जगह प्रताप की बातों पर क्रुद्ध होकर कुछ कहने जा रहा था कि उससे पहले ही ठाकुर साहब मामले को संभालने के लिहाज से कह पड़े। अगर इनको ऐसा ही लगता है जगगू तो जाओ पड़ोस के गांव से ननकू ओझा को बुला लाओ। कुछ उपाय बता देगा तो इन लोगों को तसल्ली हो जाएगी। और मैं रामजतन के घर जाकर देखता हूँ। साकेत का निर्णय सुनते ही जगह प्रताप का कलेजा दहल गया। उसे आभास था कि अगर साकेत को रामजतन के यार दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ करने का मौका मिल गया तो वह बात की खाल निकालकर फसाद खड़ा कर देगा। वह ताड़ लेगा कि रामजतन पूर्णिमा की रात उस इलाके में लिट्टी चोखा के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए मौजूद था। तुम वहां जाकर करोगे का? जगह प्रताप ने प्रतिवाद किया। ये क्या सवाल हुआ? साकेत ने उसे घूरा। तबीयत खराब है उसकी। एक बीमार के यहाँ क्यों जाते हैं लोग, पता नहीं है आपको?
जगह प्रताप साकेत को जाने से रोकने के लिए कोई तर्क देता। इससे पहले ही ठाकुर ने उसका काम आसान कर दिया। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, जग्गू संभाल लेगा। लेकिन क्यों? हठ मत करो, ठाकुर ने सख्त लहजे में कहा। ऐसे मामले कभी देखे नहीं हो, डर सकते हो इसलिए मना कर रहे हैं हम। ठाकुर के हास्यास्पद तर्क पर साकेत मन ही मन झुंझला उठा, लेकिन अभी तक वह बाप के सामने इतना अधिक नहीं खुला था कि विरोध कर सके, इसलिए मन महसूस कर खामोश रह गया। का ड्रामा फैलाकर बैठ गए रे तुम सब। जगह प्रताप उन मजदूरों पर बरस रहा था जो रामजतन के साथ पिछली रात मंदिरों के खंडहर वाले इलाके में रुके हुए थे। जब जानते थे कि पूर्णमासी है और डायन वहां आती है तो काहे रामजतनवा को तालाब के पास जाने दिए। तो आपको पहले सोचना था न जग्गू भैया, एक मजदूर ने तल्ख स्वर में कहा। कल हम चिल्लाते ही रहे लेकिन आप हमारी बात सुनो का अपना ही हठ करते रहे कि डायन ना होत है। अब देख लो, गया रामजतनवा डायन के चक्कर में। मजदूर का तीखा स्वर सुनकर जगह प्रताप नर्म पड़ गया, क्योंकि इस वक्त वल्लभगढ़ की एक बड़ी आबादी रामजतन के घर के बाहर जमा थी। मजदूरों से उलझकर बहस करने का मतलब था कि ये भेद लोगों पर जाहिर कर देना कि खंडहर के पास चोरी छिपे खुदाई हो रही है। ननकू ओझा घर के अंदर गया हुआ था और अभी तक घर के अंदर ही था। क्या हुआ था कल रात? पूरी बात बताओ हमको। 8 बजे तक हमने खुदाई करी, उसके बाद सोने के लिए खंडहर में चले गए। थके हुए थे इसलिए खाना पीना करने के बाद सो गए। इस बीच हमको नहीं मालूम कि क्या हुआ। रामजतनवा कब, काहे और कैसे तालाब तक पहुंचा। हमारी नींद तो तब खुली जब हमने उसकी आवाज सुनी। हम भागकर तालाब के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो तालाब के किनारे खड़ा होकर पानी के बीच में इशारा कर रहा है। आँख उलट गई थी उसकी, मुंह से झाग निकल रहा था और पता नहीं क्या बके जा रहा थे। मुंह भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था जैसे कि लकवा मार गया हो। अरे तो वो ससुरा जानता था न कि डायन की रात है। जगह प्रताप झुंझलाया तो काहे गया तालाब के किनारे। न गया होता तो डायन कछू न की होती उसको। नहाती, अपना पूजा करती और चली जाती अपने रास्ते। अब का जाने का अनुभव हुआ उसको जो तालाब के किनारे चला गया, वरना ये बात तो वो भी जानत रहा कि पूर्णिमा को वहाँ डायन आवत है, बल्कि कल आपसे बहस भी किए रहा ये बात पर। अरे ससुर, तुम लोग हमारा काम बढ़ा दिए अब। जगह प्रताप विवश भाव से होंठ चबाते हुए बोला। अगर खुदाई का खुलासा हो गया तो हमारा शनिचर भाई साकेतवा हमारा जीना हराम कर देगा। कोई कुछ नहीं बोला। अब मुंह का ताक रहे हो हमारा। मजदूरों का लटका हुआ थोबड़ा देखकर जगह प्रताप का पारा फिर से चढ़ गया। जाओ गड्ढे को छुपाने का जतन करो ताकि अगर कौनो उधर जाए तो पता न लग सके उनको कि कोई खुदाई हो रही है वहाँ। कुछ दिन के लिए फिर से रजाई में घुस जाओ और अगर रामजतनवा को लेकर कोई तुम लोगों से कुछ पूछे तो खूब ठोक बजाकर जवाब देना। मजदूर जगह प्रताप की सहमति में सिर हिला ही रहे थे कि जगह प्रताप के प्राण सूख गए। साकेत अभी अभी वहां पहुंचा था और उनकी ओर बड़ा चला आ रहा था। आ गया शैतान। जगह प्रताप की बड़बड़ाहट खत्म होने तक साकेत उन तक पहुंच गया। बाबूजी मना किए रहे न तुमको, फिर भी चला आया। जगह प्रताप ने उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरा। अब दूध पीता बच्चा तो हूँ नहीं भैया जो इतना डर जाऊं। साकेत ने लापरवाह अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सच पूछो तो जब बाबूजी ने ये कहा कि मैं ऐसे मामले कभी देखा नहीं हूँ इसलिए डर सकता हूँ, तो उसी समय मैंने ठान लिया कि इस मामले को आज देख कर ही रहना है। जगह प्रताप ने कुछ नहीं कहा और मजदूरों की ओर ऐसे भाव से देखा जैसे उन्हें सावधान कर रहा हो कि उस लड़के के सामने जरूरत से ज्यादा सोच समझकर मुंह खोलना है। कल रात रामजतन के साथ बारबेक्यू पार्टी सेलिब्रेट करने वालों में तुम लोग भी थे न? साकेत ने मजदूरों को लक्ष्य करके पूछा। साकेत के सवाल का जवाब देने में मजदूर हिचकिचाए, जगह प्रताप की ओर देखे। साकेत ने भी उनकी हरकत को जेहन में नोट करते हुए अपने बड़े भाई पर नजर डाली, मगर तब तक जगह प्रताप आंखों ही आंखों में मजदूरों को इशारा कर चुका था। हाँ साहब, हम लोगन भी रामजतन के साथ थे। लिट्टी चोखा का प्रोग्राम था। कड़कड़ाती सर्दी में जब सारी दुनिया लिहाफ में घुसी होती है, तुम लोग पार्टी मना रहे।
थे, वो भी पूर्णिमा की रात को डायन के इलाके में। साकेत के सवाल पर जगा प्रताप भी दहल गया। मजदूर तुरंत कोई जवाब नहीं गढ़ सके। पार्टी की कोई खास वजह थी? बस खास ही समझ लो साब। पीने पिलाने का भी कुछ? बोलने वाले ने खुद को असहज दर्शाते हुए कथन अधूरा छोड़ दिया। अजीब हो तुम लोग भी। आधी रात को जंगल में शराब पी रहे थे, पार्टी मना रहे थे। बाबूजी गांव में शराब पर बंदिश लगाए हुए हैं, इसलिए ये लोग लिट्टी चोखा के बहाने रात को जंगल में दारू पीने जाते हैं। कई बार पकड़े हैं हम इन ससुरों को। साकेत को शीशे में उतारने की कोशिश करते हुए जगा प्रताप मजदूरों से मुखातिब हुआ और उन्हें डपटते हुए बोला, चल भाग यहाँ से, नहीं तो चप्पल मार मार कर थोबड़ा बिगाड़ देंगे तुम लोगन का। मजदूर कमान से निकले तीर की भांति भाग खड़े हुए। जगा प्रताप ने भी राहत की सांस ली जब साकेत ने आगे सवाल जवाब करने के लिए उन्हें रोका नहीं। ननकू ओझा ने क्या बताया? साकेत ने पूछा। अभी अंदर गया है, बाहर आए तो न पता चले कुछ। साकेत रामजतन के बाहर खड़े लोगों के हुजूम की ओर मुड़ा। लोगों में कानाफूसी हो रही थी। सभी के चेहरे पर दहशत थी। जितने मुंह उतनी बातें जैसा माहौल नजर आ रहा था। हम अंदर नहीं जा सकते। साकेत ने जगा प्रताप से पूछा। तुम तो कहीं भी जा सकते हो कलेक्टर साहब। जगा प्रताप चिढ़कर बोला, यहाँ आने की मनाही थी तो भी चले आए। अब 4 फरलांग चलकर झोपड़ी में जाने के लिए पूछ का रहे हो। साकेत जगा प्रताप की चिड़चिड़ाहट को नजरअंदाज करके झोपड़ी की ओर बढ़ गया। चूंकि गांव की रसूखदार शख्सियत था, इसलिए ननकू ओझा द्वारा मना किए जाने के बावजूद किसी ने उसका रास्ता नहीं रोका। अंदर पहुंचने पर उसने पाया कि आंगन में रामजतन नाम का वह युवक एक चारपाई पर पड़ा हुआ था और ननकू ओझा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की तरह उसका मुआयना कर रहा था। रामजतन की जुबान अकड़ गई थी, जिसके कारण उसके मुंह से निकलने वाले वाक्य अस्पष्ट और समझ से परे थे। उसकी उंगलियां भी टेढ़ी हो गई थीं। कुल जमा ये कि वह पिछली रात के अनुभव को न तो बोलकर बता पाने के काबिल था और न ही लिखकर। घर के अन्य सदस्य गमगीन मुद्रा अख्तियार किए हुए चारपाई को घेर कर बैठे थे। साकेत को भीतर दाखिल होता देख उन्होंने एक नज़र उस पर डाली, तत्पश्चात फिर से ननकू की गतिविधियों पर नज़र गड़ा लिए। ननकू कभी रामजतन पर पानी छिड़क रहा था तो कभी उलझुलू शब्दों वाले मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मार रहा था। साकेत को वह केस मिर्गिया किसी मानसिक दौरे का नजर आया और साथ ही उसे उन लोगों पर बेपनाह क्रोध भी आया जो पीड़ित को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक में उलझकर बीमारी को और बढ़ा रहे थे। कुछ सोचकर उसने ननकू की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के बजाय उसे देखते रहना ज्यादा उचित समझा। ननकू कुछ देर तक अपना हुनर आजमाता रहा, अजीबोगरीब क्रियाकलाप करता रहा और फिर किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद परिवार के लोगों से मुखातिब होकर बोला, डाकन को देख लिया है इसने और अब वह डाकन आंखों के रास्ते इसका लहू सोख रही है। डाकन का राज ही बाकी लोगों को न बता पाए, इसके लिए डाकन इससे इसका सब कुछ छीन ली है। 15 दिन से पहले ही मर जाएगा ये, किसी भी हाल में 15 दिन से आगे नहीं जी पाएगा। ननकू की आवाज़ इस कदर भारी थी मानो वह पुराने जुकाम से पीड़ित हो। उसकी घोषणा सुनते ही महिलाएं इस कदर दहाड़े मार मार कर रोने लगीं, जैसे उसने रामजतन की बीमारी की नहीं बल्कि उसकी मौत की पुष्टि की हो। रामजतन की पत्नी अपनी चूड़ियां तोड़ने लगी और चारपाई से बुरी तरह सिर पटकने लगी। थोड़ी ही देर में आंगन महिलाओं की विलापों और चीखों से भर गया। झोपड़ी के बाहर खड़े लोग भी घबराकर भीतर घुस आए। माहौल ऐसा बन गया जैसे रामजतन इस दुनिया से कूच कर गया हो। तो का इसका कौनो उपाय नहीं है महाराज? विलाप जब कुछ हद तक कम हुआ तो किसी ने ननकू से पूछा, लेकिन ननकू ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और कुछ देर तक गिरगिट की तरह यूं गर्दन हिलाता रहा जैसे मन ही मन किसी गूढ़ रहस्य को भेद रहा हो। अपनी भाव भंगिमाओं से थोड़ी देर तक लोगों को प्रभावित करने के बाद उसने कहा, सारे फसाद की जड़ रामजतनवा की आंख है। आंख से ही इसने डाकन को देखा और आंख को ही डाकन ने इसका खून सोखने का जरिया बनाया, इसलिए अगर इसकी आंख निकाल ली जाए तो डाकन इसके खून तक नहीं पहुंच पाएगी और ये बच जाएगा। उपाय सुनते ही वहां खामोशी छा गई।
महिलाओं का विलाप भी बंद हो गया और वे चेहरे पर ये सवाल लिए हुए एक दूसरे का मुंह ताकने लगी कि क्या ये रास्ता ठीक होगा। सोच लो तुम सब, ननकू ने कहा, रामज तनवा की जिंदगी सही सलामत चाहते हो या फिर उसकी आंख? हो गया तुम्हारा ड्रामा। अंततः काफी देर से खामोश साकेत इस अनाचार को और नहीं देख सका तथा चेहरे पर सख्त भाव लिए हुए ननकू से मुखातिब होकर बोला, चलो अब अपना टंट घंट संभालो और निकालो यहाँ से। ननकू स्तब्ध रह गया। वह दूर दराज के गांवों तक बाबाजी, महाराज और उस्ताद जैसे संबोधनों से पुकारा जाता था। ये भी कहा जाता था कि वह अपने टोने टोटके से कई लोगों के असाध्य और दुर्लभ कैंसर को ठीक कर चुका था। इसलिए एक नौजवान को अपने विरोध में खड़ा देख वह हक्का बक्का हो गया। उसे सूझा ही नहीं कि क्या प्रतिक्रिया दे। ठाकुर साहब का छोटका बिटवा है। कोई ननकू के कानों में फुसफुसाया। जाते हो या नहीं? साकेत ने तीखे लहजे में कहा। हमारी बात तो सुनो मालिक। ननकू का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि साकेत आगे बढ़ा, उसकी बांह पकड़कर उसे खींचते हुए झोपड़ी से बाहर आया और भीड़ की ओर धकेल दिया। अगर लोगों ने उसे थाम नहीं लिया होता तो वह मुंह के बल जमीन पर जा गिरता। साकेत की हरकत पर जगा प्रताप भुना भुनाते हुए बगले झांकने लगा। हिंदुस्तान मंगल ग्रह पर पहुंच गया, लेकिन आज भी इस देश के गांवों के लोग अपने पैरों में अंधविश्वास की बेड़ियां डालकर बैठे हुए हैं और एक निश्चित दायरे से बाहर निकलकर दुनिया को देखना ही नहीं चाहते हैं। साकेत के लहजे में क्रोध और अफसोस दोनों भाव थे। इस बेवकूफ पर भरोसा करते हैं आप लोग, जो सदमे के एक रोगी को ठीक करने के लिए उसकी आंखें निकाल देने की सलाह दे रहा है। अभी नादान हो मालिक, इसलिए डाकन को हल्के में ले रहे हो। ननकू की लाल लाल आंखों में अपमान का क्रोध भर गया। आप जानत नहीं हो कि डाकन का होती हैं, कैसी होती हैं और कितनी भयानक होती हैं। अब अगर इससे ज्यादा कुछ बोले तो तुमसे बहस हम नहीं, पुलिस करेगी। फिर कानून को समझाते रहना कि डायन क्या होती है और कैसी होती है। साकेत क्रोध से बिफर पड़ा। पुलिस और कानून सुनते ही ननकू सहम गया। उसकी हिम्मत आगे कुछ बोलने की नहीं हुई। रामजतन को किसी ओझा तांत्रिक की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। कल रात जंगल में उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे देखने के बाद वह सदमे में चला गया है। डायन की कहानियों ने भी उस पर मनोवैज्ञानिक असर डाला है। घबराओ मत, हम उसे अस्पताल ले चलेंगे और वह ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ के अस्पताल से ठीक नहीं हुआ तो हम उसे शहर ले चलेंगे। पैसों की चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। साकेत की घोषणा सुनते ही सबसे पीछे खड़े जगह प्रताप ने क्रोध में भुना भुनाते हुए अपना सिर पीट लिया।